स्टूडेंट्स, दिस इज़ रविंद्र योगी और आज हम पढ़ेंगे साइंस का 9 चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में। तो बच्चों, जैसा कि आप ये पिक में देख पा रहे हो, यहाँ पर एक पिक दिया हुआ है जिसमें ये एक लेडी बनी हुई है और दो बेबी हैं। ठीक है, तो इस लेडी को हम मान सकते हैं ये क्या है, मदर है। ठीक है, और ये दो जो बेबी हैं ये इसकी क्या है, डॉटर है। तो ये हमें कैसे पता चल रहा है कि ये इसकी डॉटर है? तो देखो, इन दोनों बच्चों में और माँ में काफ़ी सिमिलरिटीज़ सी दिख रही हैं। ठीक है, जैसे दोनों का फेयर कलर है, दोनों की, इन दोनों बच्चों का हेयर्स भी देखो, है ना, हेयर्स का कलर सेम है। इनकी आइज़ का कलर भी सेम है, जैसी इसकी माँ की आइज़ हैं वैसी इन दोनों लड़कियों की भी आइज़ सेम है ना, आइज़ का कलर सेम है। तो ये जो सिमिलरिटी है जो पेरेंट्स से बच्चों में आती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ, हम इस डायग्राम को ही देख के आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये इसी के बच्चे होंगे। क्लियर है ना? और कैसे किया हमें समझ में आ गया। हमने हेयर कलर्स देखे, आइज़ कलर्स देखा, तो इनको देख के इनके फीचर्स हमें दिख गए कि ये सेम है। ऐसे ही आप ये नीचे वाला देख रहे हैं, तो इस पिक को आप देख के बता सकते हैं कि ये सब क्या है, फ्रेंड्स हैं, है ना। ये सब फ्रेंड्स हैं क्योंकि सेम एज ग्रुप के तो हैं, बट इनके देखो, इनके फीचर्स कहीं भी मैच नहीं कर रहे हैं। फीचर्स मैच नहीं कर रहे, यानी इसमें कुछ डिसिमिलरिटीज़ है ना। इस कारण से ये क्या है, फ्रेंड्स हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इन बच्चों के फेयर कलर, ये देखिए, ये थोड़ा डार्क कलर का है, ये वाइटिश है ना। ये अलग अलग इनके हेयर कलर भी अलग हैं, है ना, कॉम्प्लेक्शन भी अलग अलग है। इस वजह से हमने कहा ये क्या है, ब्रदर सिस्टर ना होके क्या है, फ्रेंड्स हैं। तो यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में, कि हमारे अंदर सिमिलरिटीज़ क्यों होती है और डिसिमिलरिटीज़ क्यों होती है और उसमें क्या होता है और कैसे आती हैं। इन सब चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका, और इसमें से आपके कई क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो आप ये वीडियो को ढंग से देखिएगा। तो जैसा कि देखिए, हमने देखा कि देयर आर ए लॉट ऑफ सिमिलरिटीज़ बिटवीन अस एंड आर पेरेंट्स। हम में और हमारे बच्चों में कई सिमिलरिटीज़ होती हैं। जैसे ये मदर थी, ये बेबीज़ के जो दो डॉटर्स थी, इनमें काफ़ी सारी सिमिलरिटी है ना। तो ये जो सिमिलरिटीज़ होती हैं, ये सिमिलरिटी हेरिडिटी कहलाती है। जैसा कि इनकी आइज़ का कलर मैच कर गया, हेयर्स का कलर मैच कर गया, या हाइट मैच कर जाए बड़ा बच्चा होने के बाद, तो वो सब क्या, किस कारण से होता है, वो हेरिडिटी के कारण होता है। ठीक है, तो सेम स्पीसीज़ के लोगों में कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स से कई सारी सिमिलरिटीज़ मिल जाती हैं। इसी तरह से हमने ये जो दूसरा डायग्राम देखा था, ये डिसिमिलरिटी को शो कर रहा था। जैसे हमारे फ्रेंड्स होंगे सेम स्पीसीज़ के, यानी हम सब होमोसेपियन है। ठीक है, पर कुछ डिसिमिलरिटीज़ भी हो सकती है। अब जैसे ये वाला पोर्ट्रेट देख रहे हैं, ये हमें देख के समझ में आ रहा है कि ये किसी फैमिली का पोर्ट्रेट है, जिसमें परदादा, परदादी, पापा, दादा, नानी, पोती सब है इसके अंदर। ठीक है, तो इस जो पोर्ट्रेट के अंदर कई सिमिलरिटीज़ भी आपको दिखेंगी और कई डिसिमिलरिटीज़ भी। जैसे इनका सबका कॉम्प्लेक्शन क्या, फेयर है ना, पर इनकी आइज़ का कलर या हेयर्स का कलर डिफरेंट भी हो सकता है। यानी हमारी फैमिली के अंदर भी कई सारी सिमिलरिटीज़ भी हो सकती हैं और डिसिमिलरिटीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, जो सिमिलरिटीज़ हमें मिलेंगी वो हमें किससे मिलेंगी, हेरिडिटी के कारण मिलेंगी, हमारे पेरेंट्स से। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी बच्चे की आइज़ उसकी माँ या पापा से नहीं मिले, लेकिन उसकी दादा या दादी से मैच कर जाए। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है ना। फैमिली में ये जो सिमिलरिटीज़ मिलती हैं, हमें फैमिली में किसी से भी मिल सकती हैं। एक या दो पीढ़ी आगे भी हमें वो सिमिलरिटीज़ मिल सकती हैं। और ये जो हैं, ये फ्रेंड्स हैं सब, इनमें आपको देखने से ही समझ में आ रहा है इनके अंदर कोई सिमिलरिटीज़ नहीं है। ठीक है, जबकि यहाँ पर कुछ सिमिलरिटीज़ भी दिख रही है और कोई डिसिमिलरिटीज़ भी नज़र आ रही है। क्लियर है? सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ का होना हेरिडिटी कहलाता है। यहाँ लिखा भी है, ऑल्सो लॉट ऑफ डिसिमिलरिटीज़ बिटवीन अस एंड आर फ्रेंड्स और एनी पीपल हु डोंट बिलोंग टू आर फैमिली। दिस इज़ ऑल ड्यू टू
एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना हेरिडिटी। तो जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था, ये सब क्यों हो रहा है, जो सिमिलरिटीज़ आ रही हैं या डिसिमिलरिटीज़ हैं, इसके पीछे क्या फिनोमिना है, हेरिडिटी। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हम। सो लेट अस लर्न हेरिडिटी एंड वेरिएशन, व्हाट एग्जैक्टली। अब हेरिडिटी के बारे में हमने देखा। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी एक ऐसी फिनोमिना है जिसमें कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में। कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना ही क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। जैसे ये देखो, इसकी माँ की जैसी आंखें इनकी डॉटर की हो गई। तो ये जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हुए इस ऑफ स्प्रिंग में, ये किस कारण से हुए, हेरिडिटी के कारण हुए। तो समझ में आया? ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, दिस फिनोमिना इज़ नॉन एज ए हेरिडिटी। चलिए अब देखते हैं हम वेरिएशंस के बारे में। वेरिएशंस में जैसे देखो, द डिफरेंस शोन अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज़। ये सेम स्पीसीज़ के लोग हैं, सारे बच्चे सेम स्पीसीज़ हैं, यानी ये सब क्या है, होमो सेपियंस हैं। पर इनमें क्या है, कुछ डिससिमिलरिटीज़ है, यानी डिफरेंस है। ये देखो, डार्क कॉम्प्लेक्स है, ये फेयर कॉम्प्लेक्शन है। तो जो इंडिविजुअल में ये जो डिससिमिलरिटीज़ होती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। ठीक है? तो और द डिफरेंस एग्जिबिटेड बाय ऑफ स्प्रिंग एज कंपेयर टू हिज पेरेंट्स इज नोन ए वेरिएशन। क्लियर है? अब देखो बच्चों, जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। क्लियर है? जिस ब्रांच में हम हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। अब आपको हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में समझ में आ ही गया होगा कि ये जो सिमिलरिटीज़ होंगी इनमें फैमिली में, वो तो होंगी हेरिडिटी के कारण, और कुछ डिससिमिलरिटीज़ होंगी वो क्या बनाएंगी, वेरिएशंस बनाएंगी, क्योंकि उनमें कुछ नए कैरेक्टर्स भी डेवलप होंगे। वी ऑल नो दैट आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी कई सारे सेल से मिलके बनती है। ये एक सेल बना हुआ है जैसा कि आपको दिख रहा है ना? तो ये सेल है, सेल से मिलके हमारी बॉडी बनती है, और सेल के अंदर काफ़ी सारे कंटेंट पाए जाते हैं। ठीक है? तो मल्टी सेलुलर सेल होते हैं इसके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। तो ये जैसे एक सेल दिख रहा है आपको, ये तो हमारा हो गया, सेल हो गया। और इस सेल के अंदर ये जैसे हमने बना दिया, ये सेल है। अब सेल के अंदर क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म इसके अंदर फिल होता है ना? ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म। जैसा कि आप डायग्राम में ये ब्लू देख रहे हैं, ब्लू ये क्या है, साइटोप्लाज्म होता है। इस साइटोप्लाज्म में एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना? ये एक न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, एक ये हमने लिख दिया न्यूक्लियस है, और इसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है? और इसके अंदर जो जैसे ये साइटोप्लाज्म है, इस तरह का ही एक प्लाज्म भरा होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर में पाया जाता है, इसलिए हम इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, है ना? इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कई सारे इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस मटेरियल भी भरे होते हैं, है ना? और जैसा कि इस सेल के अंदर हम देख पा रहे हैं, राइबोसोम है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है। ये लाइसोसोम है, ये हमारे अंदर से वेस्टेज को बाहर निकाल देता है ना? और ये गोल्जी अपार्चर्स है, ये मूवर पेकर का काम करते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम है ना? ये मेम्ब्रेन बनाने का काम करती है। और ये सेंट्रोसोम होते हैं, सेल डिविजन्स का वर्क करते हैं। तो ये सारी चीज़, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है। किसी भी सेल को एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। और ये न्यूक्लियस है। ये सब हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, और हमें यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, साथ साथ में क्या है, इसके अंदर न्यूक्लिक मटेरियल फिल्ड है ना? तो इस जिसको हम क्रोमेटिन मटेरियल भी बोल सकते हैं। इसी के बारे में हमें इस क्लास 10th में पढ़ना है। क्लियर है? तो इन सेल वी हैव न्यूक्लियस दैट हैज़ क्रोमेटिन मटेरियल विच फर्दर कंडेंस टू फॉर्म रिबन शेप्ड क्रोमोसोम्स। जैसा कि मैंने अभी बताया, जो ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, ये न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं।
अब ये क्रोमेटिन आगे कंडेंस होते हैं, फर्दर कंडेंस होते हैं, ऐसे रिबन शेप में आ जाते हैं। इन रिबन शेप को हम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये जो क्रोमोसोम है ये बना कैसे है। ठीक है, क्रोमोसोम बना कैसे, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये एक क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम के अंदर ये जो वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर, है ना, ये सेंट्रोमेयर है। और ये जो इसके ये दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं क्रोमोटाइड्स। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम है ये क्रोमोसोम्स बनता किससे है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम, ये जो क्रोमोसोम है ये बना कैसे है। तो दीज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने रहते हैं, जिसमें क्या होते हैं कई सारे स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं। इन सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप ये इस पिक में देख पा रहे हो, ये जो कलरफुल लेयर जो दिख रही है आपको, ये कलरफुल लेयर क्या कहलाती हैं, जीन्स कहलाती हैं। और जीन्स ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, है ना, ट्रांसफॉर्म करते हैं कैरेक्टर को पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में। क्लियर है, तो इसको हम, ये जीन्स जो होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है, आपको समझ में आया ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये क्या काम आता है। जैसा कि आपने देखा था, ये जैसे स्पर्म है, ये एग है, इन दोनों के जब ये न्यूक्लियस मिल जाते हैं तो ये जो न्यूक्लियस मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक डीएनए बनाते हैं। ये डीएनए के अंदर ही क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। और इन जीन्स के कारण ही कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में आते हैं। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं हम। द क्रोमोसोम नंबर इज़ फिक्स्ड इन एवरी स्पीसीज। जो कोई भी स्पीसीज होती है उसमें क्रोमोसोम्स के नंबर फिक्स होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे हम क्या है, ह्यूमंस है, तो ह्यूमंस यानी होमोसेपियंस है। तो होमोसेपियंस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर्स में होते हैं, है ना, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स। कोई भी जो सेल होता है, कोई भी सेल होता है उसके अंदर हमेशा कितने 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। किस में होते हैं, ओनली होमोसेपियंस के अंदर। और जो सेक्स सेल्स होते हैं, सेक्स सेल में ये पेयर्स में ना होके क्या होते हैं, ओनली 23 होते हैं। 23 क्रोमोसोम होते हैं सेक्स सेल में, बाकी फुली सेल के अंदर ये 23 पेयर होते हैं। जैसे स्पर्म और एग हो गया तो ये क्या है, सेक्स सेल कहलाते हैं। तो इसमें 23 और इसमें भी 23 ही सेल होते हैं। द सेल इन आवर बॉडी आर जनरली ऑफ 2 टाइप्स। हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप्स के सेल होते हैं। फर्स्ट है सोमेटिक सेल्स। जो सोमेटिक सेल्स हैं, जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं, ये जो सोमेटिक सेल्स हैं, ये सोमेटिक सेल्स का जो नंबर होता है वो कितना होता है, 23 पेयर्स में होता है। जबकि ये जो सेक्स सेल है ये 23 नंबर में होते हैं। जैसा कि आप सोमेटिक में देख रहे हैं, ये सब सेल्स क्रोमोसोम्स क्या है, पेयर्स में है। तो ये 23 पेयर्स होते हैं। सोमेटिक सेल्स क्या हैं, 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, जबकि ये आप देख रहे हैं सेक्स सेल है ना, जिन्हें हम गैमेट सेल भी कह सकते हैं। ये सब आपको सेपरेट दिख रहे हैं, यानी ये पेयर्स में नहीं, यानी ये नंबर ऑफ में कितने 23 सेल्स हैं। क्लियर है, इन आर सोमेटिक सेल्स देयर आर 23 पेयर्स, बट इन आर सेक्स सेल दे आर ओनली 23 इन नंबर, नॉट पेयर्स। जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया, ये वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सोमेटिक सेल में पेयर्स में होते हैं और उसमें नॉर्मल होते हैं 23। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन व्हेन स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। जब ये जो स्पर्म होता है ये जाइगोट के साथ फ्यूज़ कर लेता है तो इसे हम क्या कहते थे, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जब ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इसमें जो एक स्पर्म है इसमें भी कितने क्रोमोसोम्स 23 और एग में भी कितने हैं 23। जब ये मिल जाएंगे, ये जाइगोट बनाएंगे, तो जाइगोट में कितने सेल क्रोमोसोम्स होंगे, 46 होंगे। ठीक है, जिन्हें हम 23 पेयर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। तो ये जो होमोसेपियंस में ही के लिए 23 पेयर्स है। क्लियर है, तो ये जो सेक्स सेल होते हैं, अगर इसमें पेयर्स में हो जाते, अगर मान लो जो ये स्पर्म है इसके अंदर भी 23 पेयर होते और एक के अंदर भी कितने होते, 23 पेयर होते अगर क्रोमोसोम्स के, तो ये जो कितने बन जाते, 46 पेयर बन जाते, जो कि होमोसेपियन हो नहीं सकता है ना, क्योंकि आदमी का, इंसान का बच्चा इंसान ही बनेगा, जानवर तो पैदा नहीं हो सकता है। तो ये पॉसिबल नहीं होता।
इसी वजह से होमो सेपियंस में जो स्पर्म सेल काम आ रहे हैं वो 23 होते हैं, और जो जाइगोट बनता है उसके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्लियर है? हेरिडिटी, जो हेरिडिटी की यूनिट है वो क्या है? जीन कहलाती है। क्लियर है? ड्यूरिंग मैटिंग दिस क्रोमोसोम ऑल्सो अंडरगो ए फिनोमिना ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें एक अंडरगो होती है फिनोमिना क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है ये देखते हैं। ये देखो, सपोज करो ये मेल है और ये फीमेल के क्रोमोसोम्स है। ये मेल और फीमेल के क्रोमोसोम्स जब मिलते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाते हैं, क्रॉस ओवर हो जाते हैं। तो इनके क्रॉस ओवर होने के कारण कुछ मेल के अंदर फीमेल के ये आ जाते हैं कैरेक्टर्स, और इसी तरह फीमेल में मेल के कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये जो जाइगोट बन रहा है तो इसके अंदर कुछ तो सिमिलरिटीज़ मेल से मिलेंगी और कुछ सिमिलरिटी इसमें फीमेल से आएंगी, यानी कुछ तो फादर से आएंगी, कुछ मदर से इसमें कैरेक्टर्स बेंडिंग होंगे। तो क्रॉसिंग ओवर आपको समझ में आया? क्रॉसिंग ओवर कॉज है ब्लीडिंग ऑफ कैरेक्टर्स का, दैट इज रीजन ऑफ स्प्रिंग हैज़ फ्यू कैरेक्टर ऑफ मदर्स एंड फ्यू कैरेक्टर ऑफ फादर एंड फ्यू न्यू कैरेक्टर ऑल्सो। ठीक है? क्रॉसिंग ओवर के कारण, क्रोमोसोम के क्रॉसिंग ओवर के कारण ये सब होता है। द होल कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड बाय साइंटिस्ट ग्रेगर जोहान मेंडल। हेरिडिटी के बारे में जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा अभी, वो किसने बताया था? ग्रेगर जोहान मेंडल ने बताया था। इसी को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ये जो ग्रेगर जोहान मेंडल का फोटो दिख रहा है आपको, इन्होंने ही पूरी जेनेटिक्स के बारे में बताया है, इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इन्होंने परफॉर्म किए वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। चलिए अब इनके एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। फॉर दिस ही टुक एन एक्सपेरिमेंट प्लांट, पी प्लांट। ठीक है? ये क्या है, एक बार खेत में घूम रहे थे तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर पी उग रहा है, यानी मटर उगी हुई है। तो मटर के प्लांट को इन्होंने देखा, और मटर को प्लांट को देखने के बाद ही इनके दिमाग में कुछ एक्टिविटीज़ हुई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पी प्लांट देखा तो उन पी प्लांट के अंदर कई सारे डिफरेंट कैरेक्टर थे। थी तो सब मटर ही, पर उनमें कैरेक्टर्स कई तरह की मटरें थी उसमें। तो उन्होंने उन पी प्लांट को कलेक्ट कर लिया, जो उन्होंने 7 मेन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को देखा और उनको कलेक्ट करके वो अपने घर ले गए। ठीक है? तो 7 मेन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जिन पर उन्होंने स्टडी की पी प्लांट की, और इसका बॉटनिक नाम है पाइसम सेटाइम। पी प्लांट का नाम है पाइसम सेटाइम। तो जब वो घर आए तो उन्होंने कलेक्ट कर लिए थे ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने क्या फीचर्स देखे इसके अंदर, कॉन्ट्रास्टिंग फीचर थे। तो इन्होंने सबसे पहले देखा सीड कलर। तो सीड कलर में इन्होंने देखा येलो एंड ग्रीन। ठीक है? इन्होंने सीड कलर देखा येलो और ग्रीन। जो पी थी, कुछ मटर तो पीली थी और कुछ हरी थी, जैसा कि आपको नीचे दिख भी रहा है ना? ये जो सीड था या तो येलो था या ग्रीन था। ठीक है? फिर उन्होंने सीड का शेप देखा तो वो शेप या तो राउंड था या फिर रिंकल्ड था। ठीक है? या तो गोल थी या मुरझाई हुई सी थी। फिर इसके बारे में नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने पोर्ड शेप देखा। पोर्ड शेप मतलब छिलके को देखा। तो जो छिलका था ये इन्फ्लेटेड था, यानी फुल था। फुल या इन्फ्लेटेड यानी प्लेन था। ठीक है? या दूसरा उन्होंने कैरेक्टर इसमें देखा कि ये कंस्ट्रिक्टेड था, है ना? थोड़ा सा मुड़ा बुड़ा बैंड टाइप से था, कंस्ट्रक्टेड था। फिर उन्होंने पोर्ड का कलर देखा। जो पत्ता है उसका कलर या तो वो ग्रीन था या वो येलो था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, या तो येलो है या ग्रीन है। ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्टेम के बारे में, जो फ्लावर के बारे में। तो उन्होंने फ्लावर का कलर देखा। फ्लावर का कलर या तो वो पर्पल था, जो पी प्लांट लगा था वो उस पर पर्पल फ्लावर आ रहे थे, या फिर वाइट फ्लावर आ रहे थे। फिर फ्लावर की पोजीशन देखी तो एक्सिलरी थी या टर्मिनल थी, या तो वो डीप में लगा था या ऊपर टॉप में लगा था। ठीक है? जैसे ये प्लांट है, इसके अगर ऊपर लगता है तो इसे हम एक्सिलरी कहते हैं, और अगर ये नीचे लगा होता है फ्लावर तो इसे हम टर्मिनल कहते हैं। फिर उन्होंने स्टेम की लेंथ देखी। स्टेम की लेंथ या तो वो टॉल थे या वो ड्वार्फ थे, या तो वो लंबे थे या फिर बोने थे। क्लियर है? तो इन 7 कैरेक्टर्स के बारे में उन्होंने देखने के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि उन्होंने
पी प्लांट को ही क्यों चुना एक्सपेरिमेंट के लिए? तो उसके कारण क्या थे? देखो, उसकी वजह ये थी कि उसमें 7 अलग अलग तरह के कैरेक्टर थे, है ना। पी प्लांट में भी मैं जैसा आपको बताया 7 अलग अलग तरह के कैरेक्टर थे। फिर उनका जो लाइफ साइकिल है वो काफ़ी शॉर्ट था, है ना, इसलिए भी उन्होंने इसे चुन लिया। इसके बाद वो इजीली अवेलेबल भी हो रहे थे, है ना, और एनुअली हर भाई है, एनुअली आता है, और इसमें ज़्यादा केयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और लास्ट इन्होंने इसलिए चुना कि इट प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, इसे कई सारे लार्ज नंबर ऑफ सीड्स में ग्रो किया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन्होंने जो मेंडल थे इन्होंने कुछ लॉ दिए हैं। ठीक है, कई 3 लॉ दिए हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये है लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर। लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर क्या कहता है? फॉर ईच कैरेक्टर देयर इज़ ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग जीन। जो भी कैरेक्टर होता है उसमें क्या होते हैं? पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग जीन होते हैं। जो ये कैरेक्टर आता है वो जीन्स के कारण आता है, और जो जीन होगा ये पेयर के रूप में होगा, है ना, यानी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग जीन होगा। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, एग्जांपल से समझते हैं। ये एक ड्वार्फ प्लांट लगा है पी का, और एक ये क्या है? टॉल प्लांट है। ठीक है, तो ये जो चाहे ये ड्वार्फ हो या टॉल हो, ठीक है, तो इसमें जो कैरेक्टर आएंगे उसमें क्या होंगे? पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग जीन होंगे। ठीक है, इसमें पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स होंगे। जैसे टॉल को हम कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं, और ड्वार्फ को हम क्या है? स्मॉल टी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये ड्वार्फ हो गया, ये टॉल हो गया। ठीक है, तो देखो जैसे ये टी या तो ये दोनों ही क्या पेयर के फॉर्म में होंगे, तो या तो दोनों ही क्या होंगे? टॉल होंगे, या दोनों ही क्या होंगे? स्मॉल होंगे, या फिर हो सकता है एक टॉल हो एक स्मॉल हो। लेकिन ये जो जीन्स होंगे ये हमेशा क्या होंगे? एक पेयर के रूप में होंगे। ये नीचे वाले दोनों एक जैसे हैं, इनको हम टी और टी भी लिख सकते हैं। यानी प्लांट के अंदर जो भी जीन्स होते हैं कैरेक्टर के लिए, हर कैरेक्टर के जो जीन्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। कहने का क्लियर है? आपको समझ में आया? या तो टॉल थे या ड्वार्फ थे, या फिर टॉल और ड्वार्फ थे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर हाइट टू कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स आर प्रेजेंट दैट कॉरस्पॉन्ड टू देयर टॉलनेस इन प्लांट्स और ड्वार्फनेस इन प्लांट्स। क्लियर हुआ? इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर। सेकंड है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? आउट ऑफ 2 कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स कंट्रोलिंग ईच कैरेक्टर। जो 2 कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स होते हैं, जैसा कि अभी हमने देखे कैपिटल टी या स्मॉल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इनके जीन ये क्या करते हैं? केवल एक ही क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, एक ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। या तो वो डोमिनेंट होगा या फिर रिसेसिव होगा। जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा उसे तो हम डोमिनेंट कहेंगे, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे? रिसेसिव कैरेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो डोमिनेंट का मतलब समझ में आ गया, और रिसेसिव भी आपको क्लियर हो गया। जो फीचर्स दिखेंगे उसको तो हम कहेंगे डोमिनेंट, और जो नहीं दिखेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? रिसेसिव कहेंगे। क्लियर है? तो जैसे चलिए अब थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे टॉल को तो हम डोमिनेंट मान के चल रहे हैं और ड्वार्फ को रिसेसिव। तो ये जो फर्स्ट है इसमें जो प्लांट बनेगा वो टॉल होगा, क्योंकि टॉल है तो डोमिनेंट दिखेगा टॉल, और इसमें दोनों ही कैरेक्टर रिसेसिव है तो ये प्लांट कैसा बनेगा? ड्वार्फ बनेगा। ठीक है, और इस वाले के अंदर आप देख पा रहे हैं इसमें डोमिनेंट क्या है? टी, और रिसेसिव क्या है? स्मॉल टी। तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होगा। ठीक है, यानी ये प्लांट कैसा दिखेगा? टॉल बनेगा। तो जब पेयर ऑफ जीन्स होंगे तो उसमें डोमिनेंट तो शो होंगे और रिसेसिव हाइड हो जाएंगे। क्लियर है? लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, इसे मेंडल फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है? 2 जीन कंट्रोल करते हैं एक कैरेक्टर को जो सेपरेट होता है फ्रॉम दूसरे से, अदर से, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन के टाइम। यानी अभी हमने देखा था ये जो 2 पेयर ऑफ जीन्स होते हैं, ये पेयर ऑफ जीन्स जो होते हैं इसमें जो हर कैरेक्टर क्या होता है? सेपरेट होता है एक दूसरे से, है ना। ये सेपरेट हो गया,
ये सेपरेट हो जाता है इस तरह से, और ये भी सेपरेट हो जाता है। कब हो जाता है? गैमेट फॉर्मेशन के समय में होता है। ऐसा गैमेट फॉर्मेशन के समय में होता है। क्लियर है? इसी को हम लॉ ऑफ सिग्रीगेशन कहते हैं। अब देखते हैं हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Mendel's second law of inheritance instead that the two of gene controlling each character separate from each other during gamete formation। जैसा कि अभी हमने देखा था, ये वही लिखा हुआ है, इसके साथ में और लिखा है एंड गेट रैंडमली अरेंज्ड इन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, सेकेंड लॉ की तरह होगा ही सही। इसमें ये जो पेयर ऑफ जीन्स होते हैं, इसमें से एक कैरेक्टर सेपरेट हो जाते, ये दोनों कैरेक्टर क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? गैमेट फॉर्मेशन। और ये जब सेपरेट हो जाते हैं तो सेपरेट होने के बाद रैंडमली अरेंज हो जाएंगे किसमें? ऑफ स्प्रिंग में। इस तरह से ये इनके साथ क्रॉस होगा तो ये इस तरह से अरेंज हो जाएगा। अब ये क्या अरेंजमेंट होगा, किस तरह से होगा, ये हम अभी आगे समझेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें दो जीन्स होते हैं, इनके ईच कैरेक्टर सेपरेट हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद रैंडमली अरेंज्ड भी हो जाते हैं इन ऑफ स्प्रिंग में। टू एक्सप्लेन इट विल क्रॉस द पेरेंटियल जनरेशन in order to see the what possibility of character we can get in progeny। तो जैसे ही हमने अभी देखा, ये स्मॉल टी है और जीन्स, और ये कैपिटल टी है। जब मिलेंगे तो ये प्रोगेनी बनाएंगे, और ये जो प्रोगेनी होगा इसमें किस तरह के कैरेक्टर्स आएंगे, इस बारे में अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम समझते हैं क्रॉस के बारे में कि ये क्रॉस क्या होता है। तो क्रॉस का मतलब है मैटिंग ऑफ पेरेंट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। जो पेरेंट्स होते हैं उनके क्रॉस के बाद जो ऑफ स्प्रिंग बनती है, तो ऑफ स्प्रिंग जो बनती है उसमें क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो इसके एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ देख रहे हैं, तो इसके अंदर हमने एक टॉल प्लांट लिया है, एक शॉर्ट प्लांट लिया है। ठीक है, इनको जब क्रॉस किया जाता है तो ये F1 जनरेशन बनाता है। ये फर्स्ट जनरेशन बनाता है जिसे हम F1 जनरेशन कहते हैं। तो F1 जनरेशन के बाद जो ऑफ स्प्रिंग बनती है उसमें अलग कैरेक्टर आते हैं। फिर इसके बाद इनको क्रॉस किया जाता है तो F2 जनरेशन आती है। तो इसमें भी कुछ ऑफ स्प्रिंग्स बनती हैं जो डिफरेंट टाइप्स की होती है। वो क्या बनती हैं, कैसे बनती है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको समझ में आया, जब पेरेंट्स का मैटिंग होता है तो वो क्या बनाती है? ऑफ स्प्रिंग बनाती है। ये जो ऑफ क्रॉसेस होते हैं, ये क्रॉसेस दो टाइप के होते हैं। तो एक होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और सेकंड होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जिसके अंदर एक कैरेक्टर की स्टडी की जाती है। ठीक है, जिसमें एक कैरेक्टर की स्टडी की जाती है उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसके अंदर जो हम कंसीडर कर रहे हैं कैरेक्टर, वो हाइट को ले रहे हैं। तो इसको हाइट को कैरेक्टर को लेंगे तो इससे डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, जैसे तो इसे हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड। फॉर एग्जांपल के लिए हम समझ लेते हैं, या हमने हाइट कैरेक्टर लिया है, इस हाइट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमने टॉल और शॉर्ट लिए, इससे F1 जनरेशन आएगी, फिर उसके बाद F2 जनरेशन आएगी, तो जिसमें अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स आएंगे। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे और अच्छे से। तो अभी समझ में आया आपको कि जब एक कैरेक्टर की स्टडी की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड कहते हैं। चलिए देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किस तरह से होता है। तो हम इसमें हाइट फीचर्स को कंसीडर कर रहे हैं। तो हाइट फीचर्स में जो हम ये जो हमने लिया पेरेंट जनरेशन ली, तो इसके अंदर हमने टॉल और ड्वार्फ ले ली। ठीक है, अब ये जो टॉल है ये क्या है? डोमिनेंट फीचर है। तो डोमिनेंट है और टॉल यानी टी से हो रहा है तो इसको हम कैपिटल टी लिखते हैं। जो भी हमारा डोमिनेंट फीचर होता है उसको हम कैपिटल में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ कैपिटल टी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये पेयर्स में होगा हमेशा। ऐसे ये ड्वार्फ है, इसको स्मॉल टी। ठीक है, ये कॉन्ट्रास्ट फीचर हो गया तो इसको स्मॉल टी ले लिया। जब ये गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है, ये पेरेंट्स जब गैमेट्स बनाएंगे तो ये सेपरेट हो जाएंगे।
तो ये हमने लिख दिया टी और टी, सेपरेशन के बाद ये क्या बन जाएंगे, कैपिटल टी, ठीक है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट। इसी तरह से जब ये ड्वार्फ वाले सेपरेट होंगे तो स्मॉल टी और स्मॉल टी बन जाएंगे। जब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे, ठीक है, ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो एक कैरेक्टर उधर से और एक कैरेक्टर इधर से लेंगे, तो ये किसी भी तरह से ले सकते हैं। तो ये हमेशा क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी जो हमारे पास F1 जनरेशन आई वो क्या हुई, टॉल हुई, क्योंकि इसमें एक डोमिनेंट फीचर्स दिख रहा है जो कि टॉल है, इसलिए ये जनरेशन भी क्या होगी, टॉल ही होगी, ठीक है। ये हमारी F1 जनरेशन है। अब इस F1 जनरेशन को दोबारा से क्रॉस कराना है हमें, है ना। ये जो फर्स्ट जनरेशन है, इस फर्स्ट जनरेशन को हम कह सकते हैं फिलहाली जनरेशन भी इसे बोल सकते हैं, फर्स्ट फिलहाली जनरेशन F1 भी इसे हम बोल सकते हैं। अब देखिए ये जो फर्स्ट जनरेशन थी, अब इसका क्रॉस करा के हम देखेंगे, तो हम पेरेंट ले रहे हैं एक स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी तरह से हम दूसरा कैरेक्टर भी ले रहे हैं, दूसरे पेरेंट भी ले रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इन दोनों को आपस में क्रॉस किया जाएगा तो देखते हैं हम क्या क्या बनेगा। तो ये पहले सेपरेट हो जाएंगे, है ना, ये जब गैमेट्स बनेंगे तो ये सेपरेट हो जाएंगे, फिर इसके बाद होगा इनका क्रॉस, तो इधर से एक आएगा और इधर से भी एक आएगा, इसी तरह से इधर से, तो ये किसी भी तरह से आ सकते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी तरह के कैरेक्टर्स क्रॉस हो सकते हैं। जैसा कि हमने इसको बनाने के लिए एक स्क्वायर ले लिया है, ये स्क्वायर के अंदर हमने लिख दिया, एक को ऊपर लिख दिया ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा एक को इस तरफ लिख दिया हमने, और ये जो दूसरा था इसे इस साइड लिख दिया। किसी को भी किधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब इन्हें क्रॉस किया जाएगा तो ये कैपिटल टी से क्रॉस करेगा तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करेगा तो ये क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना देगा, ठीक है। इसी तरह से ये वाला, ये स्मॉल है, ये स्मॉल टी और स्मॉल कैपिटल टी क्रॉस करेंगे तो स्मॉल टी और कैपिटल टी बनेगा, और दोनों स्मॉल होंगे तो स्मॉल टी ही इस जनरेशन में बन जाएंगे। इस जनरेशन को हम बोलेंगे F2 जनरेशन, क्लियर है। तो ये जो F2 जनरेशन बनी, इसमें जो डोमिनेंट फीचर्स है इसके अंदर, तो ये टॉल ही बनेगी, है ना, क्योंकि इसमें एक कैपिटल है, तो ये भी एक कैपिटल है, तो ये भी जनरेशन क्या डोमिनेंट टॉल ही दिखेगा इसके अंदर, ये भी हमारा टॉल ही दिखेगा। लेकिन यह दोनों ही स्मॉल टी हैं, तो ये जो दिखेगा ये क्या होगा, ड्वार्फ होगा, क्लियर है। तो आया समझ में आपको। अब देखिए, अब इसमें देखते हैं हम फिनोटाइप और जीनोटाइप के बारे में। तो फिनोटाइप क्या होता है, जो फिनोटाइप होता है ये होता है फिजिकली एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म का फिजिकल एक्सप्रेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। तो जैसे हमने देखा था टॉल और ड्वार्फ लिए थे, तो टॉल इसमें थे 3, जैसे हमने देखो ये बना था हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, तो ये तीनों में कैपिटल टी आ रहा है, यानी इसके अंदर जो टॉल है उसका रेशो कितना है 3, और एक ही हमारा क्या बन रहा था, स्मॉल टी, यानी ड्वार्फ हमारा 1 बन रहा था। तो फिनोटाइप रेशो हमारा क्या आया, 3:1 आया, क्लियर है फिनोटाइप। अब जीनोटाइप है ना, ये टॉल तो 3 है, डोमिनेंट है, और ड्वार्फ क्या है, रिसेसिव है, तो डोमिनेंट इसमें 3:1 हो गया। अब जीनोटाइप देखते हैं, जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो जीनोटाइप। तो इसके अंदर देखो जीनोटाइप कैपिटल टी 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने, इसमें 2 हैं, चाहे ये पहले बड़ा लिखा हो या बाद में बड़ा लिखा हो ये कहलाएगा एक ही कहलाता है ये, है ना। तो ये कितने 2 बन रहे हैं, तो हमने 2 लिख दिए, और स्मॉल टी कितना है, 1 है, तो 1:2:1। तो ये आपका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो हुआ। ये आपसे एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, आप इसे अच्छे से याद रखना, ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा, क्लियर है। तो ये फिनोटाइप हो गया 3:1 और जीनोटाइप हो गया 1:2:1। अब हम देखते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। जो डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है इसके अंदर 2 कैरेक्टर्स की स्टडी की जाती है एट ए टाइम, है ना। मोनोहाइब्रिड में 1 कैरेक्टर की स्टडी की जा रही थी एट ए टाइम, डाईहाइब्रिड में 2 कैरेक्टर की स्टडी की जाती है एट ए टाइम। तो ये हमने लिया, ये हो गया, हमने येलो और राउंड शीट लिया, है ना। हमने यहाँ जो लिया 2 कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, एक तो हम कलर की बात कर रहे हैं और एक हम शेप की बात कर रहे हैं। तो हमने कलर लिया येलो और राउंड, तो ये डोमिनेंट फीचर है तो इसमें कैपिटल वाई और राउंड के लिए कैपिटल आर लिया। ये रिसेसिव फीचर होगा तो ये रिसेसिव है, तो इसको
हम क्या बोलेंगे, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ठीक है। तो जब इन ये जो होते हैं इसमें जो पेरेंट जनरेशन होती है वो हमने ली वाई आर कैपिटल में और स्मॉल वाई आर और स्मॉल वाई आर, ठीक है। जब इन दोनों को क्रॉस किया तो एक इधर से लिया और एक इधर से लिया। जब इन दोनों को क्रॉस किया तो ये किस तरह का बना, इस कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कुछ इस तरह का बना। कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमारी F1 जनरेशन आई। तो इसमें जो डोमिनेंट फीचर्स दिख रहा है वो येलो और राउंड है। तो जो F1 जनरेशन बनी हमारे पास येलो और राउंड हुई। अब इस F1 जनरेशन का वापस से हम क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे, सेल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर हमारे पास पेरेंट्स क्या आ गए, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। इनको 2 बार लिख लिया हमने। और इनको जब ये अलग होंगे गैमेट्स में बनेंगे तो ये कैपिटल वाई कैपिटल आर कॉमा स्मॉल आर हो जाएगा, है ना। इसी तरह से दूसरी तरफ भी यही बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल आर। ये इस तरह से इसमें क्या बनेंगी, गैमेट्स बन जाएंगे। तो ये हमने इस साइड लिख लिया और दूसरे वाले के हमने दूसरी साइड सारे गैमेट्स लिख लिए। अब इन गैमेट्स का क्या कराएंगे, हम क्रॉस कराएंगे। तो जब इनको क्रॉस कराएंगे तो देखो क्या बनेगा, जैसे इन दोनों को क्रॉस कराया तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह इनको क्रॉस कराएंगे तो ये पूरी इस तरह से इसमें पूरी जनरेशन बन जाएगी। तो ये हम सारे इसके अंदर क्या लिख देंगे, सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर लिख देंगे और ये जो जनरेशन होगी ये हमारी सेकंड जनरेशन हो जाएगी। तो इसमें हमने क्या लिया, अगर कैपिटल वाई कैपिटल आर आ रहा है तो इसका मतलब येलो राउंड है, कैपिटल वाई और स्मॉल आर आ रहा है इसका मतलब येलो रिंकल्ड है, और स्मॉल वाई कैपिटल आर आ रहा है तो इसका मतलब ग्रीन एंड राउंड हो गया। और अगर ये स्मॉल वाई और स्मॉल आर आएगा कहीं भी तो हम इसे बोलेंगे ग्रीन एंड रिंकल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें पहचान लेंगे फिनोटाइप रेशो क्या है और जीनोटाइप रेशो क्या है। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसके लिए। तो हमने इसमें हाइट और सीड कलर को ले रहे हैं। तो हमने टॉल लिए और राउंड शीड, टॉल लिए और इसका कॉन्ट्रास्ट ड्वार्फ हो गया, राउंड शीड लिए इसका कॉन्ट्रास्ट रिंकल सीड हो गया, ठीक है। तो टॉल विथ राउंड शीड के लिए हमने लिख दिया कैपिटल टी और कैपिटल आर, ये हमारा हो गया PG, है ना। और ये स्मॉल टी और स्मॉल आर हो गया, है ना, यानी पेरेंट्स जनरेशन हो गई। जब इसको गैमेट्स बनाएंगे इसके गैमेट्स तो ये इसके साथ मिल जाएगा और ये इसके साथ, तो इस तरह से इसके गैमेट्स के आगे ये आगे और इसके गैमेट्स ये आगे। जब इन दोनों को क्रॉस किया जाएगा तो इधर से एक आएगा और एक इधर से आएगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। इसी तरह से एक आर इधर से आएगा और एक आर इधर से आएगा, तो ये कैपिटल आर और स्मॉल आर आ गया। तो ये जो फर्स्ट फिलहाली जनरेशन बनी तो इसके अंदर कैपिटल टी कैपिटल आर आ रहा है, यानी ये टॉल विथ राउंड शीट बनेगा। तो जो F1 जनरेशन आएगी वो क्या आएगी, टॉल विथ राउंड शीट आएगी। अब इसकी हम सेकंड जनरेशन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आया था, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इनको जब हम 2 पेरेंट लेंगे इसके अंदर भी, तो जो इनको सेपरेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, दूसरा बनेगा कैपिटल टी स्मॉल आर, तीसरा स्मॉल टी कैपिटल आर, चौथा स्मॉल टी स्मॉल आर। इस तरह से हम इसको ऊपर लिख देंगे और एक बार हम इसको नीचे लिख देंगे। अब इन दोनों को आपस में क्रॉस करा देंगे। जब इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा कैपिटल टी और इस कैपिटल आर। और इनको क्रॉस कराएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा और इसको क्रॉस कराएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। इसको सबको हम आपस में क्रॉस कर करके लिखते चले जाएंगे। पहले इससे करेंगे, फिर इसके बाद इन सबसे करेंगे, इसको इससे इस तरह से F2 जनरेशन हम पूरी कंप्लीट बना लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें देखेंगे कैपिटल टी और कैपिटल आर को ढूंढते हैं। तो ये एक है ना, इसके अंदर ये कैपिटल टी कैपिटल आर वाले देख लेंगे क्योंकि हमें फिनोटाइप देखना है। तो यही फिनोटाइप रेशो आएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर वाले कितने आ रहे हैं इसके अंदर, हम उसको कट करके काउंट कर लेंगे। तो हम इस तरह से कट कर देते हैं, है ना। तो ये हमें पता चल गया कि फिनोटाइप में कैपिटल टी और कैपिटल आर वाले कितने हैं। तो ये हमने काउंट किए, तो इनको काउंट करने के बाद ये कितने आएंगे, 9 आएंगे,
तो हम कैपिटल टी कैपिटल आर को क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। देखो इसे काउंट भी कर लेते हैं हम, ये 1 और ये थोड़ा सा इसमें गलती हो गई है शायद, थोड़े से ये 8 हो रहे हैं, ये वाला हो रहा है, ये थोड़ा सा गलत हो गया। देखो कैपिटल टी आएगा यहाँ पर एक, है ना, स्मॉल टी और कैपिटल टी, कैपिटल आर कैपिटल आर। अब देखो काउंट करके देख लेते हैं इसको, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सही है, तो ये 9 आ जाएगा। अब इसी तरह से हम कैपिटल टी और स्मॉल आर देखते हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल आर इसमें कितने हैं वो देख लेते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये वाला हो जाएगा, ठीक है, और एक और बनेगा इसमें, एक ये हो गया। तो ये वाला रेशो कितना आया, 3 आया। अब स्मॉल टी कैपिटल आर वाले का रेशो देख लेते हैं, ये कितने हैं। तो स्मॉल टी कैपिटल आर वाले देखते हैं, तो ये एक ये है और एक ये वाला है और एक ये रहा, तो ये भी 3 हो गए। तो यहाँ भी हम लिख देंगे 3, और ये वाला एक ही है, स्मॉल टी स्मॉल आर वाले कितने, एक ही है, तो इसको हम लिख देंगे, ये देखो ये एक है ना, इसको हम 1 लिख देंगे। तो ये जो हमारे पास फिनोटाइप रेशो आया 9:3:3:1 आया, ठीक है। तो ये F2 जनरेशन का फिनोटाइप रेशो का रेशो हो गया, ठीक है। तो 9:3:3:1, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो फिनोटाइप रेशो था हमारे पास वो कितना था, 9:3:3:1 हुआ, ठीक है। इसी तरह से में जेनोटाइप रेशो भी होगा, और वो आपके कोर्स में नहीं है। अब देखते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात करते हैं। जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेक्स ऑफ चाइल्ड इज़ डिटरमाइंड, जिसमें जो बच्चा होता है उसका सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। जो डिटरमाइन करता है उसके कहते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन। जैसे फादर और मदर, तो फादर और मदर के अंदर क्या होता है, ये 22 क्रोमोसोम्स तो सेम होते हैं, और एक जो होता है वो डिफरेंट होता है। फीमेल जो मेल होता है, मदर होती है, उसमें XX होता है, और फादर में XY होता है, ठीक है। 22 पेयर तो सेम होते हैं और एक पेयर डिफरेंट होता है। मदर में XX और फादर में XY होता है। तो ये जो Y है, पेरेंट जनरेशन है, इसके अंदर ये Y है, Y इस पेरेंट जनरेशन को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो ये गैमेट्स बन जाएंगे। ये गैमेट्स जब आपस में फ्यूज़ करेंगे, है ना, तो ये आपस में फ्यूज़ करेंगे या क्रॉस करेंगे, तो ये इस तरह से होगा, और इस तरह से इनको लिख दिया जाएगा। दोनों को एक एक साइड लिख दिया हमने, ये मदर लिख दिया, इधर फादर लिख दिया। किसी को किधर भी लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, जनरेशन सेम ही बनेगी इनसे। तो जब ये आपस में क्रॉस होंगे तो ये XX बनेगा, ठीक है, और इससे भी क्या बनेगा, ये X और X क्या बनाएगा, XX ही बनाएगा क्रॉस करने के बाद। जबकि ये Y इस X के साथ क्रॉस होगा तो ये XY बनाएगा, और ये Y इस X के साथ तो ये XY बनाएगा। यानी जब ये पेरेंट का क्रॉस होगा तो XX का मतलब हो गया गर्ल होगी, यहाँ भी गर्ल होगी, और इस XY का मतलब बॉय होगा, और YXY का मतलब बॉय होगा। यानी Y आ गया तो वो बॉय होगा, जैसा कि आपको ये पिक में भी दिख रहा है। जब इन XY और XX को क्रॉस किया गया तो इनको क्रॉस करने के बाद जो बने ये डॉटर सन बने, ठीक है। यानी इसमें डॉटर और सन बनने की प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है, ठीक है। तो देयर इज़ 50-50 चांस ऑफ बॉय और ए गर्ल, लड़का होगा या लड़की होगी, ये 50-50% है। ये देखो 2 तो लड़के दे रखे हैं, 2 ही लड़की, यानी 50-50% चांस है इसमें लड़का हो या लड़की। द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिपेंड ऑन फादर, जो बच्चे का लड़का होगा या लड़की ये किस पे डिपेंड होता है, फादर पर, क्योंकि वाई जो क्रोमोसोम्स होता है वो वाई गैमेट्स जो होता है वो किस में पाया जाता है, सिर्फ फादर ही प्रोड्यूस करता है। मदर में XX होता है जबकि फादर में X और Y। तो ये जो Y होता है ये सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम होता है और जो केवल फादर ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो XX से क्या बनती है, फीमेल, और XY से क्या बनता है, मेल बनता है। क्लियर है। अब हम नया टॉपिक देखते हैं, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो इवोल्यूशन है क्या है, इट इज़ ए ग्रेजुअली सीक्वेंस ऑफ चेंज दैट टुक प्लेस ओवर ईयर्स एंड लेड टू डेवलपमेंट ऑफ एंटायरली न्यू स्पीसीज। तो ग्रेजुअली सीक्वेंस में जो चेंज होते हैं जिसमें हमें कई साल लगते हैं और डेवलप हो जाती है एक नई स्पीसीज़, उसको कहते हैं हम इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन का मतलब हो गया
जैसे हमारे पूर्वज बंदर हुआ करते थे, जैसा आप सब जानते हो। तो ये ऐसे करते करते कई साल लगे और ये डेवलप होते गए और आज हम एज ए ह्यूमन बन गए। ठीक है, एक नई स्पीसीज का जन्म हो गया। तो ये किस कारण से हुआ? इवोल्यूशन के कारण हुआ। इसी को कहते हैं हम इवोल्यूशन। क्लियर है? वी मस्ट बी वॉन्डरिंग दैट वी शुड हैव सम एविडेंस टू प्रूव द अकरेंस ऑफ इवोल्यूशन। अब जो इवोल्यूशन हुआ इसके हमें क्या चाहिए? कुछ एविडेंस चाहिए, तभी तो हम मानेंगे ऐसा हुआ था। ठीक है, तो इसके जो डिफरेंट इवेंट्स थे वो उसके बारे में पढ़ते हैं। कई इवेंट्स हैं हमारे पास जिससे हमें पता चल रहा है कि इवोल्यूशन हुआ। जैसे हम फॉसिल्स क्या होते हैं? जो फॉसिल्स हैं क्या होते हैं? द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट गॉट बरीड अंडर अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। जो भी डेड प्लांट और सेल होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो ज़मीन में दब गए कई हजारों लाखों साल पहले, ठीक है, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? फॉसिल कहते हैं। और जिसमें इन फॉसिल की स्टडी की जाती है उसे हम बोलते हैं पैलिनेटोलॉजी। क्लियर है? तो फॉसिल समझ में आ गया। जैसा कि आपको ये डायग्राम में भी दिख रहा है, ये कुछ फॉसिल्स बने हुए हैं। ये फिश का फॉसिल है, ये डायनासोर का फॉसिल है ना, ये फिश का है। तो ये फॉसिल्स को हमें देख के पता चला कि ऐसा हुआ है। तो द स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलिनेटोलॉजी। फॉसिल्स रिवेल्स द ऑर्डर ऑफ ओरिजिन। फॉसिल क्या करता है? हमें बताता है ऑर्डर ऑफ ओरिजिन्स। सबसे पहले जो होते थे वो प्रोटोजोन्स होते थे जो पानी में रहते थे, फिर उससे फिशेस बनी, है ना, जो पानी में ही रहती थी। फिर एम्फीबियंस बने। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो पानी में भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं। फिर इस एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने। रेप्टाइल्स का मतलब जो अर्थ पर रहते हैं, है ना। फिर रेप्टाइल्स का मतलब लैंड पे रहने वाले, ठीक है। फिर रेप्टाइल से बने बर्ड्स बने। बर्ड्स के बारे में आप जानते हैं, ये अर्थ पे भी रह सकते हैं यानी लैंड पे भी रह सकते हैं, और ये फ्लाई भी कर सकते हैं, हवा में भी रह सकते हैं। और फिर इसके बाद और इसमें इवोल्यूशन हुआ और ये क्या बन गया? फिर बाद में बर्ड से ममल्स बन गए, यानी हम जैसे लोग बन गए जो हर जगह रह सकते हैं, है ना। तो ये आपको इस तरह से पता चलता है हमें ऑर्डर ऑफ ओरिजिन्स क्या था। फॉसिल से हमें पता चला ऑर्डर ऑफ ओरिजिन्स का। क्लियर है? अब हम देखते हैं एक आर्कियोपेट्रिक्स। ये क्या होता है? ये आपका इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। इट इज़ ए फॉसिल दैट रिसेंबल बर्ड एज वेल एज रेप्टाइल्स। ये जो फॉसिल्स है ये बताता है कि ये रिसेंबल बर्ड के साथ साथ ये रेप्टाइल्स भी था, है ना। तो वी कैन से दैट इट इज़ लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड। ये बर्ड और रेप्टाइल्स के बीच का क्या है? लिंक है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं ये रेप्टाइल से बर्ड्स बनी है, कह सकते हैं ना। ये जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये पहले हो सकता है अर्थ ज़मीन पे चलता था, फिर उसके बाद ये हवा में उड़ने लग गया। अब देखते हैं हम होमोलोगस ऑर्गन। सेकंड है हमारा होमोलोगस ऑर्गन। पहला हमने फॉसिल देखा। अब होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स का मतलब होता है आर दोस विच हैव सेम स्ट्रक्चर बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जिनके स्ट्रक्चर तो सेम होते हैं और फंक्शन डिफरेंट होते हैं, उनको हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। यानी सेम तो क्या होता है? स्ट्रक्चर, और डिफरेंट क्या होता है? इसमें फंक्शन होते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये मैन है, जो मेन लिम, फोर लिम ऑफ मैन एंड काउ। ये जो मैन है इसका लिम दिया हुआ है, इसके बाद चीते का, वेल का और बैट का लिम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखने में तो स्ट्रक्चर इन सबका सेम है, पर इनके जो फंक्शंस है सभी में अलग अलग वर्क है, इनके अलग अलग फंक्शन है। नेक्स्ट होता है आपका एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं? एनालोगस ऑर्गन्स आर दोज विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर बट परफॉर्म सेम फंक्शन। जिनमें स्ट्रक्चर तो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, और फंक्शन क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे कि आपको कुछ ऑर्गन्स दिख रहे हैं, है ना। ये सब क्या है? पंख हैं, है ना, विंग्स हैं। ये तो देखने में तो ये क्या है? अलग अलग है इनके स्ट्रक्चर, पर सबका फंक्शन क्या है? एक ही है। ये उड़ने के काम आते हैं। तो ये विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आपको डायग्राम में दिए हुए हैं। अब इसके बाद होता है वेस्टिजल ऑर्गन्स। वेस्टिजल ऑर्गन्स क्या होते हैं? आर दोस which are functional in our ancestors but now they are not functional। जो हमारे ancestors थे यानी पूर्वज थे, उनमें तो ये काम आते थे, बट आज अब इनका कोई यूज़ नहीं है। ऐसे ऑर्गन को हम कहते हैं वेस्टिजल ऑर्गन्स। जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, निकेटेटिंग मेम्ब्रेन। जो हमारे आँख के अंदर ये मेम्ब्रेन है, इसका कोई यूज़ नहीं है, ये हमारे लिए यूज़लेस है, ठीक है।
तो ये हमारी कहलाती है निकेटेटिंग मेम्ब्रेन। और इसी तरह पीना मसल्स होते हैं, वर्निफॉर्म अपेंडिस होता है। ये अपेंडिस होता है, ये जो एक्स्ट्रा बोन होती है ना, टेल बोन, ये हमारी बॉडी के अंदर कोई काम की नहीं होती है। ये क्या है, वेस्टिगल ऑर्गन में आती है। क्लियर है? तो ऐसे ऑर्गन जिनका कोई यूज़ नहीं है उनको हम बोलते हैं वेस्टिगल ऑर्गन्स, जो प्रेजेंट में जिनका कोई यूज़ नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इसमें हम देख रहे हैं एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो दिस स्टडी रिवेल्स दैट ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज हैव कॉमन एंसेस्टर्स। ठीक है, यानी जो हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं डिफरेंट स्पीसीज के हैं, लेकिन उनके एंसेस्टर्स एक जैसे ही थे। ठीक है, जैसा आप ये डायग्राम में देख पा रहे हो, ये डिफरेंट इस तरह से भी ये डेवलप हुआ, इस तरह से ये डेवलप हुआ, लेकिन जो इनका एंसेस्टर था यानी स्टार्टिंग जो था सबका सेम था। ठीक है, तो सिमिलर थे ये स्टार्टिंग में, एंसेस्टर्स क्या थे इनके, सेम थे। और बाकी ये आगे डेवलप होने के बाद डिफरेंट स्पीसीज बन। इसके बाद हम देखते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। जो इवोल्यूशन हुआ उसके बारे में थ्योरी दी, तो लेमार्क ने दी कुछ एक थ्योरी दी। तो सबसे पहले लेमार्क थ्योरी के बारे में देखते हैं। यूज़ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स मेक्स द ऑर्गन इफ़िशिएंट और लेस इफ़िशिएंट। जो यूज़, अगर कोई पर्सन किसी ऑर्गन का ज़्यादा यूज़ करता है या नहीं करता है, अगर यूज़ ज़्यादा करता है तो वो ऑर्गन इफ़िशिएंट हो जाता है, और डिसयूज़ करता है तो वो लेस इफ़िशिएंट रहता है, ऐसा लेमार्क ने बताया। और ये ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा, ये इसमें कई सालों लगेंगे। अगर किसी चीज़ का यूज़ अगर हम नहीं कर रहे हैं तो वो लेस इफ़िशिएंट रह जाएगा, और अगर यूज़ ज़्यादा किया हमने किसी चीज़ का तो वो इफ़िशिएंट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि एग्ज़ाम्पल अगर हम देखना चाहें तो जैसे पहले जिराफ था, तो जिराफ पहले पेड़ छोटे थे तो जिराफ नीचे से खाना खाता था, फिर पेड़ बड़े हो गए और जिराफ छोटा रह गया, तो उसने अपने नेक का और आगे के फोरलिम का यूज़ ज़्यादा किया, तो उसकी जो जनरेशन बनी उसमें उसकी नेक लंबी हो गई और लिम्स भी उसके लंबे हो गए। ठीक है, तो ये हमने ऐसे कुछ एग्जांपल्स थे जो लेमार्क ने स्टडी किए। इसके बाद इसने कहा फेवरेबल कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। जो फेवरेबल कैरेक्टर होते हैं वो पास होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, और एक्यूमुलेट होने के बाद वो नए कैरेक्टर्स क्या बनाते हैं, इवोल्यूशन करते हैं। जैसा कि हम डायग्राम में देख भी चुके हैं, ये अभी हमने देखा कि इस तरह से ये जनरेशन डेवलप हुई, इनमें क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। फिर दूसरी थ्योरी दी, डार्विन ने थ्योरी दी। तो डार्विन ने क्या कहा कि जो पॉपुलेशन है इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे बट स्टिल द पॉपुलेशन रेट इज़ कांस्टेंट। जो पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है लेकिन पॉपुलेशन रेट क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज स्ट्रगल फॉर फूड स्पेस एंड मेट। जो इंडिविजुअल स्पीसीज है वो स्ट्रगल कर रही है किसके लिए, फूड के लिए, स्पेस के लिए और मेट के लिए। ठीक है, दोज हु कैन स्ट्रगल सर्वाइव अदर एलिमिनेट। जो स्ट्रगल कर सकेंगे वो सर्वाइव करेंगे, और जो नहीं कर पाएंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। फेवरेबल कैरेक्टर्स पास ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। जो फेवरेबल कैरेक्टर होते हैं वो पास्ट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, और ये एक्यूमुलेट होने के बाद, नए कैरेक्टर एक्यूमुलेट होने के बाद क्या करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं। अब हम देखते हैं स्पेसिएशन। स्पीशिएशन क्या होता है, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। इसमें नई स्पीसीज पुरानी से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होना, स्पीशिएशन। ए न्यू स्पीसीज मे बी फॉर्म्ड फ्रॉम द पॉपुलेशन अकरिंग इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो ये नई स्पीसीज बनती है ये फॉर्म होती है कहाँ से, पॉपुलेशन से, जो डिफरेंट एरिया की जो पॉपुलेशन होती है वहाँ से। इसको हम कह सकते हैं एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। ठीक है, एलोट्रॉपिक स्पीशिएशन। और नेक्स्ट ए न्यू स्पीसीज फॉर्म्ड फ्रॉम फ्रेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन इन द सेम एरिया ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन के कारण सेम एरिया से जो पॉपुलेशन फॉर्म हो रही है और उससे जो नई स्पीसीज बन रही है उसे हम बोलते हैं सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन। एलोट्रोपिक में क्या था, डिफरेंट एरिया से फॉर्म हो रही थी पॉपुलेशन, तो उसको हमने एलोट्रोपिक का। और सिम्पैट्रिक में क्या होता है, सेम एरिया से म्यूटेशन के कारण जो स्पीसीज बन रही है नई, उसको हम सिम्पैट्रिक स्पेसिफिकेशन कहते हैं। फिर इसके बाद माइक्रो इवोल्यूशन है। माइक्रो इवोल्यूशन क्या है, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज ड्यू टू ऑल बट सिग्निफिकेंट चेंज लाइक जीन म्यूटेशन एंड जीन रिकम्बिनेशन। जो सिग्निफिकेंट चेंज होते हैं वो किसके कारण होते हैं, जीन म्यूटेशन और जीन रिकम्बिनेशन के कारण। ठीक है,
तो जो स्मॉल बन जाते हैं तो इसी को कहते हैं माइक्रो। और मैक्रो क्या होता है? इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट जेनरा एंड टैक्सा, ये कहलाता है मैक्रो। इसके बाद ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशन को भी आपको पता होना चाहिए इन डेफिनेशंस के बारे में। तो जो ऑफ स्प्रिंग बनती है इंडिविजुअल की, इसके कारण रिप्रोडक्शन होता है, उसमें कुछ ये चीज़ें काम आती हैं। तो ये जो एलील क्या होता है? द टू कॉन्ट्रास्टिंग जीन्स कॉरस्पॉन्डिंग टू सेम कैरेक्टर। होमोजेमेटिक क्या होता है? विच प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ गैमेट्स, जो सेम टाइप के गैमेट्स बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? होमोगैमेट। हेट्रोगैमेट क्या होते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट, जैसा कि आपने ये देखा कैपिटल और स्मॉल हुआ, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स हैं, ये हेट्रोमेटिक कहलाते हैं। हैप्लॉइड सेल क्या होते हैं? सेल विथ हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें हाफ सेल काम आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड। और जिसमें फुल सेल काम आते हैं उसको क्या कहते हैं? हम डिप्लॉइड कहते हैं। जैसे सोमेटिक सेल्स के बारे में पढ़ा था वो डिप्लॉइड है, और जो हमने सेक्स सेल्स के बारे में पढ़ा था, सेक्स सेल्स क्या है? हैप्लॉइड है। क्लियर है? म्यूटेशन क्या होता है? सडन चेंज इन हेरिडिटी मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो हेरिडिटी में सडनली चेंज होते हैं उससे क्या मेकअप होता है ऑर्गेनिज्म का, उसको क्या कहते हैं? हम म्यूटेशन कहते हैं। जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसको क्या कहते हैं हम? जीएमओ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट, द रैंडम चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स इन पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशन ड्यू टू एरर ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग इन गैमेट्स। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसली एलील्स के अंदर जो रैंडम चेंज हो रहे हैं वो सक्सेसिव जनरेशन में हो रहे हैं, किसके कारण हो रहे हैं? गैमेट्स के कारण। इनहेरिटेड ट्रेड्स का मतलब हो गया कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। एक्वायर्ड ट्रेड्स का मतलब हो गया ट्रेड्स दैट आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ स्पान। अब स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस आंसर भी मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो व्हाट आर ऑटोसोम्स? हाउ मेनी पेयर्स प्रेजेंट इन ह्यूमंस? तो ऑटोसोम्स क्या होते हैं? सेल्फ रिफ्लेक्टिंग क्रोमोसोम्स होते हैं, और दे आर 22 पेयर्स इन नंबर। ठीक है, टोटल 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स को कहते हैं हम ऑटोसोम्स, और 1 पेयर होता है वो होता है सेक्स ऑटोसोम। ठीक है, फिर व्हाट आर जीन्स आर केमिकली मेड ऑफ डीएनए। जो जीन्स किससे बनता है? डीएनए से। नेक्स्ट है नेम द साइंटिस्ट हुज एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट जीन इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। तो इसका था आंसर टी बोवेरी एंड W.S. सटन। गिव एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ RNA एज ए जेनेटिक मटेरियल्स। तो इसका आंसर होगा HIV वायरस। HIV से कौन सा डिसीज़ होती है? एड्स होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइन डिप्लॉइड सेल। ए सेल विथ फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड ए डिप्लॉइड सेल। ठीक है, जिस डिप्लॉइड सेल का एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो आपका आएगा जाइगोट या सोमेटिक सेल को हम डिप्लॉइड सेल कहते हैं। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन रिफर्स टू सडन चेंज इन हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप इसको पढ़िए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।